वेलकम टू सिंक्रोनस क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन से चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से सब्सटेंस एसिड हैं, कौन से सब्सटेंस बेस हैं, ये हमें कैसे पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास एसिड है। एसिड में हम क्या देखते हैं कि these are the substances which have sour in taste। एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में sour होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, है ना। एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें, दे टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम लोग एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट है कि दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मेरे पास कोई भी एसिड है और उस एसिड को हम वाटर में डालते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब कि वाटर में डालते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वो H+ आयन देगा। जैसे कि आप यहाँ पे इस चीज को देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये H+ आयन रिलीज हो जा रहा है। HCl एसिड को जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो वाटर में ये क्या हो जा रहा है, H+ और Cl- में ब्रेक डाउन कर जा रहा है। तो ये क्या करता है, H+ आयन देता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे इस चीज को देख पा रहे हैं। और तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि एसिड्स कोरोइड मेटल्स। एसिड कोरोइड मेटल, मतलब कि अगर मेटल्स को हम एसिड के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो मेटल्स में कोरोइड्स होने लगते हैं। मतलब मेटल्स में क्या हो जाएगा, गलने लगेगा, मेटल्स उसमें जंग लगने लगेगा, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है, ठीक है। तो एसिड कोरोइड मेटल्स। यहाँ पे जो पॉइंट 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एसिड्स को लेकर के हम लोग 4 पॉइंट्स अभी बात किए। एसिड जो है वो सॉर टेस्ट का होता है। सेकेंड क्या है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड है कि एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को देता है। और फोर्थ है कि कभी भी कोई मेटल अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो मेटल के अंदर कोरोइड होने लगता है, मेटल कोरोइड होने लगता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखें इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। एसिड्स के कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाइक HCl, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, परक्लोरिक एसिड HClO4 है, ठीक है। ये जो एसिड्स होते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। आप कैसे याद रखेंगे, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। फिर बात करें वीक एसिड्स को लेकर के, तो वीक एसिड्स क्या होते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ऑर्गेनिक एसिड्स, खास करके ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं, है ना। और H2CO3 होता है, ये भी वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे देखें हम कि एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये सब एसिड्स जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये लोग वीक एसिड्स होते हैं। इसके अलावा और लाइक आपका H2CO3 है, ये भी वीक एसिड होता है ना। एक यहाँ पे हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल देखें, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास लेमन है, ठीक है। लेमन है तो लेमन के अंदर में एक एसिड होता है जो होता है साइट्रिक एसिड। लेमन के अंदर में कौन सा एसिड होता है, लेमन के अंदर में साइट्रिक एसिड। ये जो एसिड है यहाँ पे ये लेमन के अंदर में होता है, लेमन के अंदर में साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लू लिटमस है, मेरा कैसा लिटमस है, ब्लू लिटमस है। ब्लू लिटमस को जब हम लेमन के कांटेक्ट में लाते हैं तो देखिए ये ब्लू लिटमस का ये पार्ट आप देखिए, ये वाली पार्ट जो है ये लेमन जूस के कांटेक्ट में आती है और लेमन जूस में एसिड है। तो देखिए ये क्या हो जा रहा है, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आने पे रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो आप एक यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे है आपका
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड्स होते हैं जहां पे एसिड का कंटेंट ज्यादा हो, मतलब कि एसिड का अमाउंट ज्यादा हो। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स क्या होती है, एसिड ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ज्यादा होता है, ठीक है। और वाटर जो होता है वो क्या होता है, वाटर जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और दूसरे हाथ में हम बात करें, दूसरे साइड में वो है डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कम होता है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब हम काफी ज्यादा वाटर में थोड़ा सा एसिड लेते हैं तो डाइल्यूटेड एसिड बनता है। जब बहुत ज्यादा एसिड रखते हैं और उसमें लिटिल बिट ऑफ वाटर रखते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बनता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर हम वाटर डाल दें, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हम क्या कर दें, बहुत सारा वाटर डाल दें तो वो डाइल्यूटेड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यार ध्यान रहेगा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और क्या होता है, डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बात करें बेसिस के बारे में। बेसिस होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस और दिस सब्सटेंस आर बीटर इन टेस्ट। ये बीटर टेस्ट का होता है ना, बीटर टेस्ट का होता है, ठीक है, कड़वा टेस्ट होता है इसका। तो दे टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एसिड क्या करता है, एसिड करता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस क्या करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे इस चीज को देख पा रहे हो, है ना, रेड लिटमस को क्या किया जा रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है जैसे ही हम उसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हम किसी भी बेस को वाटर में डालते हैं तो वाटर में जाकर के वो हमको क्या देगा, वो हमको एक एक्वस सॉल्यूशन देगा, वो हमको एक OH माइनस आयन देगा। एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे पास NaOH एक बेस है, क्या है मेरे पास, यहाँ पे NaOH देखिए मेरे पास एक बेस है। इस बेस को जब हम वाटर के अंदर में डाल रहे हैं तो देखिए ये क्या दे रहा है हमको, OH माइनस दे रहा है। तो ये OH माइनस आयन है ना, हाइड्रोक्सी आयंस को देता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी आयंस को बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ बेसिस जो होते हैं वो सोपी टच के होते हैं। सोपी टच के होते हैं इसका मतलब क्या है कि जब आप उनको टच करेंगे तो वो सोप, साबुन के जैसा लगता है। बहुत मोस्ट ऑफ बेसिस में ये चीज देखा जाता है, ठीक है, कि वो सोपी टच के होते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट को हम स्टार्ट कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बेस जो होता है वो हमेशा रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। और थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि बेस को कभी भी जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो OH माइनस रिलीज करता है। याद रहेगा, पक्का। चलो आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, है ना, कुछ एग्जांपल्स। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल्स अगर हम देखें, लाइक NaOH है, KOH है, CaOH होल ट्वाइस है। देखो मेटल्स के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस बन जाते हैं, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। इस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, मतलब एल्कली और एल्कलाइन के जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे हम बात कर दें कुछ वीक बेसिस को लेकर के, लाइक NH4OH, लाइक CuOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, ठीक है। ये सब जो होता है ये सब क्या होता है, वीक बेसिस है, ठीक है। आप बेसिकली देख पा रहे हो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, मतलब अमोनियम को वाटर में डाल देंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, NH3 + H2O बना देता है NH4OH। CuOH होल ट्वाइस है। ये सब देखो डी ब्लॉक वाले मेटल्स हैं, ठीक है, डी ब्लॉक वाले मेटल्स हैं। इनके अंदर मेटेलिक नेचर इस ब्लॉक से क्या होता है, कम होता है। मेटेलिक नेचर कम होगा तो बेसिक नेचर कम होने लगेगा, ठीक है। FeOH होल थ्राइस, ठीक है। AlOH होल थ्राइस पी ब्लॉक की तरफ चला गया, ठीक है। तो चलिए ये सब थोड़े से याद करने के ट्रिक्स हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग और कैसे वीक बेसिस को हम याद रखें।
तो इस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स को आप याद रखो, इस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस मोस्टली देते हैं, और वीक बेसिस की तरफ में आप क्या चले जाओ, जो दूर के मेटल्स हैं, मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में प्रेजेंट मेटल्स हैं, उनके हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। ठीक है, एक और कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो सोप जो होता है, सोप है ना, सोप के अंदर में या डिटर्जेंट्स के अंदर में NaOH बेस होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सोप के अंदर में या डिटर्जेंट्स के अंदर में मोस्टली NaOH बेस होता है। अब ये NaOH बेस है, तो इसके ऊपर अगर हम देखो यहाँ पर रेड लिटमस को लेकर के आ रहे हैं, हम क्या लेके आ रहे हैं, रेड लिटमस को लेकर के आ रहे हैं। तो रेड लिटमस क्या हो जाएगा, रेड लिटमस देखो जितना पार्ट रेड लिटमस का कांटेक्ट में आ रहा है सोप के, वो क्या हो जा रहा है, ब्लू कलर में हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिस का टेंडेंसी होता है कि वो रेड लिटमस को हमेशा ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर एक टर्म आता है एल्कलीज। एल्कलीज क्या होता है, तो एल्कलीज होता है कि वो सारे बेसिस जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल में देखो NaOH एक एग्जांपल दिया गया। NaOH अभी हम क्या बात किए कि सोप और डिटर्जेंट्स बनाते हैं NaOH बेस से, तो देखो सोप और डिटर्जेंट्स वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, है ना। तो NaOH एक ऐसा बेस है जिसको हम एल्कलीज बोल सकते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो सारे बेसिस जो वाटर के अंदर में सोल्यूबल होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज एल्कलीज। ठीक है, चलिए फिर अगले टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। सपोज मेरे पास ए एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है जो क्या है, ए। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ए सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो इंडिकेटर्स से पता चलता है। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड्स और बेस के साथ में अलग अलग बिहेवियर को शो करते हैं। अब अलग अलग बिहेवियर कैसे, कलर चेंज कर देंगे, कभी स्मेल चेंज कर देंगे, तो कलर चेंज करके स्मेल चेंज करके इंडिकेटर्स बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं ये डिटेक्ट करने में कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, बाय चेंजिंग देयर कलर्स एंड स्मेल्स। ठीक है, तो दीज आर द सब्सटेंस दैट चेंजेस देयर कलर्स और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और उससे हमको पता चल जाता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अगर हम ये इंडिकेटर्स के टाइप के बारे में बात करें कि इंडिकेटर्स कितने टाइप का होता है, तो इंडिकेटर्स बेसिकली 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला जो टाइप है वो है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, तो दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर बाय ट्रीज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, लाइक लिटमस, लाइक टर्मरिक। ठीक है, देखो लिटमस को लेकर के अभी हम लोग बात की है कि लिटमस को अगर हम एसिड में डाल देते हैं, है ना, और बेस में डाल देते हैं तो क्या होता है, लिटमस क्या करता है, लिटमस जो होता है ये एसिड के साथ में आपको रेड कलर देता है, जबकि बेस जो होता है ये एसिड के साथ में आपको ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक और बताया गया है नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जो है टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक, तो टर्मरिक के बारे में अगर हम बात कर दें, टर्मरिक क्या होता है, हल्दी। हिंदी में हम लोग टर्मरिक को हल्दी बोलते हैं। तो हल्दी क्या होता है, खुद येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है, तो एसिड के साथ में ये क्या होता है, येलो रहता है, लेकिन बेस के साथ में जब ये जाता है तो बेस के साथ में ये क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, चलिए ये आप ध्यान रखिएगा नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम केमिकली लैब में बना सकते हैं, है ना। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस प्रिपेयर इन द लेबोरेटरीज, इनको हम लैब में बना सकते हैं। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन को हम HPH से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक तरह का एसिडिक इंडिकेटर होता है, और वाटर के अंदर में ये खुद को आयोनाइज करता है, वाटर के अंदर में ये खुद को आयोनाइज करता है, और आयोनाइज करके एक कलरलेस H+ आयन देता है और एक पिंक कलर का एनायन देता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि HPH जो है, HPH क्या हो जा रहा है, HPH यहाँ पे एक H+ आयन दे रहा है जो कलरलेस होता है, और एक पिंक कलर का
एनायन देता है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये खुद एक एसिडिक एनायन होता है, तो ड्यू टू ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, जो आप आगे चल के समझ जाओगे कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट फिनोल्फ्थीलीन का आयोनाइजेशन नहीं होता है एसिड्स में, तो फिनोल्फ्थीलीन का आयोनाइजेशन होता है बेसिस में। अब बेस में ही फिनोल्फ्थीलीन ऐसे खुद को ब्रेक कर पाएगा H+ और pH- में, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन में ही वो क्या करेगा, pH- को बना पाएगा, मतलब कि वो पिंक सॉल्यूशन को शो कर पाएगा। कहां पे, सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन में ये ब्रेकडाउन ही नहीं होगा, ये जो ब्रेकडाउन देख रहे हैं ये ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। तो एसिडिक सॉल्यूशन में जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो pH- नहीं बनेगा, और pH- बनेगा हमेशा कहां, बेसिक सॉल्यूशन में, क्योंकि ब्रेकडाउन कहां होना है, सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में। तो फिनोल्फ्थीलीन जो होता है, ये फिनोल्फ्थीलीन क्या हो जाता है, देखो बेस की तरफ में जाते हुए पिंक कलर का हो जाता है। बेस की तरफ जाते हुए क्या हो गया, ये देखिए पिंक कलर का हो गया, इसलिए बेस को हम पिंक कलर से ही लिख दिए हैं। और एसिड की तरफ में क्या रहता है, तो एसिड की तरफ में ये देखो कलरलेस रहता है ना। इधर क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो एसिड की तरफ में एक कलरलेस होता है, जबकि बेस की तरफ में क्या होता है, बेस की तरफ में पिंक कलर का होता है। ध्यान रहेगी मेरी बात। फिनोल्फ्थीलीन एक एसिडिक इंडिकेटर होता है जो बेस के अंदर में ही खुद को डिसॉल्व कर पाता है H+ और pH- में, और pH- बेस में ही बन पाता है, तो और pH- का जो कलर होता है वो पिंक होता है, तो बेस में ही ये पिंक कलर बन पाता है। इसीलिए कभी भी फिनोल्फ्थीलीन को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन को ये क्या करेगा, पिंक कलर का कर देगा। लेकिन एसिड के अंदर में ये डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो एसिड क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। क्लियर है मेरी बात, गुड। ऐसे ही अगर हम मिथाइल ऑरेंज को देखें, तो मिथाइल ऑरेंज एक तरह का वीक बेसिक सॉल्यूशन, वीक बेस होता है। मिथाइल ऑरेंज एक तरह का वीक बेस होता है, और ये डिसोसिएट करता है खुद को Me+, मिथाइल Me है, CH3 को हम लोग बोलते हैं, तो Me+ और OH- में खुद को डिसॉल्व कैसे करेगा, डिसॉल्व करेगा Me+ और OH- में। अब यहाँ पे तो ध्यान देने वाली जो बात है, वो Me+ रेड कलर का होता है ना, और मिथाइल ऑरेंज सिर्फ क्या होता है, येलो कलर का होता है। देखो यहाँ पे येलो के ऊपर में आपको मिथाइल ऑरेंज हम लिख दिए हैं, मतलब कि मिथाइल ऑरेंज सिर्फ क्या होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। और ये जब डिसॉल्व करता है तो डिसॉल्व करता है तो Me+ और OH- बनाता है। अब Me+ जो बनता है ये रेड कलर का होता है, Me+ रेड कलर का होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये सिर्फ बेस होता है, खुद क्या होता है, ये बेस होता है। तो जब सिर्फ बेस है तो ये बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करेगा, ये कहाँ डिसॉल्व करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में। तो जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में खुद को डिसोसिएट करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में जब खुद को ये डिसोसिएट करता है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में क्या बनाएगा, Me+ बनाएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन हमको कैसा दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, बेसिक सॉल्यूशन में तो कलर का कोई चेंज ही नहीं होगा, तो कलर का चेंज नहीं होगा तो MeOH जो मिथाइल ऑरेंज है वो तो येलो कलर का था, तो बेसिक सॉल्यूशन में तो येलो कलर का ही रह जाएगा। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में जब वो जाएगा तब वो Me+ आयन का फॉर्मेशन करेगा, और Me+ आयन रेड कलर का होता है, तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 2 बार 3 बार प्ले करो इस वीडियो को, और फिर इस पार्ट को प्ले कर करके बार बार सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए फिर बात करें हम, अगला जो इंडिकेटर है मेरा वो है ऑल्फैक्टरीज इंडिकेटर, है ना। ऑल्फैक्टरीज इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर्स जो स्मेल में चेंजेस ला करके और एसिड बेस के बारे में बताते हैं। तो हम क्या बोलें कि these substances have different odors मतलब स्मेल in acidic and basic medium, ठीक है। जैसे कि कुछ एक कॉमन एग्जांपल्स हम बात करें, ऑनियन है, क्लोव ऑयल है, वेनिला एसेंस है ना। क्लोव ऑयल लौंग का तेल होता है, हिंदी में इसको लौंग का तेल कहते हैं। वेनिला एसेंस है, तो वेनिला एसेंस के बारे में अगर हम यहाँ पे सेपरेटली बात करें तो वेनिला एसेंस क्या होता है, एक तरह का आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में यूज होता है, आइसक्रीम के अंदर फ्लेवर देने का काम करता है। वेनिला को अगर हम लोग डालते हैं एसिड्स में तो ये क्या होता है, इसका स्मेल बहुत शार्प होने लगता है, बहुत तेज होने लगता है ना। एसिड्स के प्रेजेंस में जाते वेनिला का जो स्मेल होता है ये क्या होता है, बहुत ही शार्प होने लगता है। लेकिन बेस में कोई चेंजेस नहीं होता है, बेस में क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और क्लोव ऑयल का क्या होता है, क्लोव ऑयल एसिडिक सॉल्यूशन में जब जाता है तो बहुत ही शार्प हो जाता है, इसका स्मेल होता है वो बहुत तेज होने लगता है, ठीक है, बहुत तेज महकने लगता है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में जब जाता है तो इसका जो स्मेल होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही
कम हो जाता है। बेसिक सोल्यूशन में इस केस में बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑल्फैक्टरीज इंडिकेटर्स हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका एसिड रहा और बेस रहा और इंडिकेटर्स रहा। ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को देखें तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड एंड बेसिस। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ और बेस के साथ। ठीक है, तो देखिए कभी भी अगर मेटल रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ तो वो हमेशा बनाता है क्या, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस H2 गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, ये इसका आप बोल सकते हैं कि ये इसका की फार्मूला है। ठीक है, क्या है ये की फार्मूला है। आपको बस ये याद रखना है कि कभी भी आपको अगर कोई मेटल दिख जाए, मेटल के साथ अगर एसिड का रिएक्शन होता हो तो आप क्या करेंगे, क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट बन के हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगा। आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही फॉलो किया जाएगा। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को एसिड से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हम देखें, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एसिड है HCl और उसका रिएक्शन हम जिंक के साथ करवा रहे हैं जो कि है मेटल। तो जिंक मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको याद कराया था, रिएक्टिविटी सीरीज में ये चीज बताया था कि जिंक मोर रिएक्टिव है तो वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, जिंक के पास, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 और H2 को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो ZnCl2 बना यही है आपका सॉल्ट। ZnCl2 क्या है, सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस एज यूजुअल यहाँ से बाहर निकला। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज को याद रखें कि मेटल अगर कभी भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड के हाइड्रोजन का जगह मेटल ले लेगा। ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को उसके एसिड से और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। वैसे ही अगर बेसिस के साथ रिएक्शन हो तो मेटल कभी भी अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वही बनाएगा, सॉल्ट बना करके हाइड्रोजन गैस को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो क्या होता है भाई कि एक हम लोग अगर बेस ले ले, सपोज हम लोग NaOH एक बेस ले लिए, इसका रिएक्शन अगर हम लोग जिंक के साथ करवा दें, Zn के साथ, Zn एक मेटल है, तो जिंक क्या करेगा, जिंक जब NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन कर जाएगा। सोडियम जिंकेट क्या होता है, सोडियम जिंकेट एक तरह का सॉल्ट है। सोडियम जिंकेट क्या है भाई, सॉल्ट है। ठीक है, और एज यूजुअल H2 गैस को बाहर निकाल दिया गया। तो आपको याद रखना है कि एसिड हो या बेस हो, जब भी वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक रिएक्शन होता है। यहाँ पे आपको एक चीज पे ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स। ठीक है, गैस बबल्स के पास में अगर हम लोग एक बर्निंग कैंडल को लेकर के जाते हैं तो इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड। ये आपका NCERT का 3.2 एक्टिविटी है। ठीक है, तो आइए एक्टिविटी 2.3 है, तो आइए एक्टिविटी 2.3 की तरफ आते हैं। एक्टिविटी 2.3 में बताया गया है कि जैसे यहाँ पे देखिए एक सेटअप किया गया है। ठीक है, एक सेटअप किया गया है जिसमें यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ क्या किया गया है भाई, जिंक ग्रैनुल्स ले लिए गए हैं और एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि एक एसिड लिया गया है और एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाया जा रहा है, जिंक के ग्रैनुल्स के साथ में, मतलब जिंक मेटल के साथ करवाया जा रहा है। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और जब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाला जाएगा। अब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, उसी का टेस्ट हम लोग को करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होकर के इस ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन गैस जिस कंटेनर में बाहर निकल रहा है इसको सोपी सोल्यूशन कर दो, इसको थोड़ा सोप सोल्यूशन कर दो। ठीक है, सोपी नेचर का रखो। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, सोप के अंदर जाएगा और वहां से बबल्स बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, बबल्स बन के बाहर निकल रहा है। अब यहाँ इस बबल्स के पास में आप एक क्या कर दो, कैंडल लेकर के आ जाओ, एक बर्निंग कैंडल लेकर के आ जाओ। जब आप बर्निंग कैंडल लेकर के आओगे ना तो ये जो बबल्स हैं, ये बबल्स क्या हो जाएंगे, बर्स्ट होने लगेंगे, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस वहां पे बर्न कर लगेगा पॉप साउंड के साथ में। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी 2.3 में ये चीज बताया जाता है कि कभी भी अगर मेटल रिएक्ट करे किसी भी एसिड और बेस के साथ में तो जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उस हाइड्रोजन गैस के एविडेंस को यहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विथ एसिड। एसिड के साथ में मेटल कार्बोनेट्स का रिएक्शन या का मेटल बाइकार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, मेटल बाइकार्बोनेट बोलिए, एक ही चीज होता है। हाइड्रोजन के लिए हम लोग बाई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। एसिड का रिएक्शन अगर करवाया जाए किसी भी मेटल के कार्बोनेट के साथ में या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में, तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट बनने के साथ देखो यहाँ पे CO2 और H2O बाहर निकलता है, ठीक है। तो CO2 और H2O जो बाहर निकलता है ये H2CO3 के फॉर्म में बाहर निकलता है, ध्यान रखिएगा। ये किसके फॉर्म में बाहर निकलता है, H2CO3 के फॉर्म में। और ये H2CO3 फिर डिकम्पोज कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है कैसे, H2O प्लस CO2 में। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉल्ट बना और सॉल्ट के साथ H2CO3 बना जो तुरंत डिकम्पोज करके किसमें, H2O और CO2 में। तो सॉल्ट बनता है प्लस CO2 बनता है प्लस H2O बनता है। क्लियर है मेरी बात। चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर हम आ जाए तो देखेंगे कि 2HCl एक एसिड मिलर रिएक्ट करने जा रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ में। ये क्या है भाई, सोडियम का कार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम के कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा। तो जैसा कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको बोल रहे हैं कि आप सोचिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सोडियम आएगा और हाइड्रोजन को एसिड से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो सोडियम आया, हाइड्रोजन को एसिड से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या बन गया, सोडियम को क्लोरीन मिल गया। तो सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। और साथ में क्या बना, तो हाइड्रोजन आ जाएगा अब सोडियम की जगह पे। तो हाइड्रोजन जब आ गया सोडियम की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा, H2CO3 बना। अब H2CO3 को लेकर के अभी हम लोग बात किए कि H2CO3 हमेशा ब्रेक कर जाता है कैसे, CO2 प्लस H2O में, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपने सोचना है। यहाँ पे देखिए एक बाइकार्बोनेट के साथ में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन हम लोग करवा दें तो क्या होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पे भी वही चीज होना है, सोडियम मोर रिएक्टिव जाएगा H को सब्स्टिट्यूट कर देगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और H आ जाएगा कहां पे, सोडियम की जगह पे। तो क्या बन जाएगा, सोडियम चला गया हाइड्रोजन की जगह पे, तो HCl से NaCl बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आपका फिर से बाइकार्बोनेट बना, हाइड्रोजन का बाइकार्बोनेट बना, H2CO3 बन गया। और H2CO3 बन के यहाँ पे क्या आ गया भाई, आपका H2CO3 ब्रेक कर गया। और ब्रेक करके क्या बन गया, H2O प्लस CO2, मतलब H2CO3 जो था ये ब्रेक कर गया CO2 प्लस H2O में, ठीक है। चलिए तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है। इसके बाद अगला हम लोग बात करते हैं कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये एक ध्यान देने की बात है यहाँ पे आपको कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ होता है, लेकिन बेस का रिएक्शन नहीं होता है। और एसिड रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो एसिड रिएक्शन करके बनाता है आपका सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे देखते हैं। फिर है कि जब ये रिएक्शन होता है, मेटल का कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होता है तो CO2 बाहर निकलता है। तो अब वो CO2 जो बाहर निकलता है उसकी एविडेंस को चेक की जाती है कि CO2 बाहर निकल रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसकी एविडेंस को कैसे चेक कर सकते हैं, तो CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। देखो लाइम वाटर के थ्रू पास करवा के देख सकते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये खुद कलरलेस होता है। ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस होता है। और वहां से कंटेनर से क्या हो रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है। तो CO2 के साथ में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा दीजिए तो ये तुरंत बन जाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का क्या बन जाएगा, कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये मिल्की होता है। मिल्की मतलब व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो देखिए ये कलरलेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाइट कलर्ड और मिल्की कलर्ड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और H2O बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे हम लोग को ये पता चलता है कि भाई CO2 बाहर निकला है, ठीक है।
अब अगर CO2 कम बाहर निकल रहा है या ज्यादा बाहर निकल रहा है, एक्सेस में वहां से CO2 इवॉल्व हो रहा है या लेस अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व हो रहा है, ये इसको भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? अगर CO2 यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका CaCO3 और H2O बना, अगर CO2 और ज्यादा निकला तो वो CO2 आकर के इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये CaCO3 प्लस H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, CaCO3 प्लस H2O के साथ में और CO2 अगर बाहर निकला है तो निकल जाएगा। ये CO2 कहां से आ रहा है? अगर रिएक्शन में एक्सेस CO2 आ रहा है तो, ठीक है। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो अभी इसका कलर कैसा हो गया था? इसका कलर हो गया था मिल्की ना, इसका कलर मिल्की या व्हाइट हो गया था। अब CO2 अगर और एक्सेस आ गया तो उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा? ये बना देगा आपका कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि क्या होता है? कलरलेस होता है। तो देखो ये कलरलेस से मिल्की कलर में आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये कलरलेस से मिल्की कलर में आया और मिल्की कलर से फिर से क्या बन गया? ये कलरलेस बन गया। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? देखिए कलरलेस था, रिएक्ट किया CO2 के साथ में, जब लेस अमाउंट में CO2 था तो ये मिल्की कलर या व्हाइट कलर का आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और अगर CO2 और ज्यादा था तो उस एक्सेस CO2 के साथ में रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कलरलेस होता है। तो पहले कलरलेस था, कलरलेस से ये कलर्ड बना और कलर्ड से फिर ये क्या हो गया? आपका कलरलेस बन गया। ठीक है, चलिए, तो ये एक एविडेंस होता है जिससे पता चलता है कि हाँ भाई वहां पे CO2 रिलीज हो रहा है। तो ये एक एविडेंस होता है जिससे ये पता चलता है कि हाँ वहां पे CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर बात करें कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ ईच अदर। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो कभी भी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एसिड प्लस बेस अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका की रिएक्शन होगी, आपको याद रखना है। की रिएक्शन आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि की रिएक्शन क्या हो रहा है। तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस का कहीं भी रिएक्शन हो रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लें, यहाँ पे देखिए कि एसिड है HCl जो कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा हो तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉलो करवा देना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब करवा दो, तुरंत क्या बन जाएगा भाई? NaCl प्लस H2O। तो NaCl क्या हो गया? आपका सॉल्ट हो गया और H2O क्या हो गया? वाटर है। एज यूजुअल जैसे यहाँ पे बात किया गया कि वाटर निकलेगा सॉल्ट के साथ में। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। देखिए मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मेटल्स बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होगा? मेटेलिक ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का है। तो बेसिक नेचर का है। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा सा तब आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि बेसिक नेचर का रिएक्शन अगर एसिड के साथ में होगा तो क्या होगा? कभी भी बेसिक बेस का रिएक्शन एसिड के साथ में होता है तो क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड मतलब बेस है एक तरह का, तो बेस है, उसका रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलना है और कुछ नहीं सोचना है, एकदम बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? एक मेटेलिक ऑक्साइड। अब पहले आप ये जानिए मेटेलिक ऑक्साइड होता क्या है। तो मेटेलिक ऑक्साइड में क्या होता है? कोई भी एक मेटल और एक ऑक्सीजन, मेटल के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैग्नीशियम एक मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन आके लग गया तो MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक तरह का क्या है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड है। कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन आके लग गया तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक तरह का मेटल का ऑक्साइड है तो मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? किसी भी मेटल के साथ एक ऑक्सीजन आके लग गया तो मेटेलिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का है और उसका रिएक्शन है कि एसिड के साथ हो रहा है तो ये क्या बनेगा? हमेशा सॉल्ट। आपको क्या करना है? सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा। तो कैल्शियम को क्या मिल गया? 2 क्लोरीन मिल गया तो कैल्शियम अपना क्लोराइड बना दिया, CaCl2 बना दिया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। ये एक तरह का सॉल्ट होता है और साथ में एज यूजुअल वाटर को निकल जाना है। तो देखो आपका क्या बन गया भाई कि एक बेसिक कंपाउंड, एक बेसिक नेचर का कंपाउंड
रिएक्ट किया एक एसिड के साथ में, तो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट के साथ वाटर एज यूजुअल। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। अब मेटालिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन बेस के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि बेस का रिएक्शन बेस के साथ नहीं होता है। बेस का रिएक्शन एसिड के साथ होगा, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होगा, लेकिन एसिड का रिएक्शन एसिड के साथ नहीं हो सकता, बेस का रिएक्शन बेस के साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भाई मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन जो है वो एसिड के साथ हो सकता है, बेस के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही फिर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। एसिड्स में क्या कॉमन होता है? जितने भी एसिड्स होते हैं वो अपने आप में क्या कॉमन रखते हैं? तो बेसिकली दो चीजें कॉमन होती है। पहली क्या होती है कि ऑल एसिड्स हैव H+ आयन। सारे एसिड्स के पास H+ आयन होता है। कोई भी आप एसिड देख लो, लाइक आप HCl देख लो, लाइक आप H2SO4 देख लो, लाइक आप HNO3 देख लो, लाइक आप H3PO4 देख लो, है ना, लाइक आप HClO4 देख लो। कोई भी आप एसिड देख लो, उस एसिड के पास क्या होगा? हाइड्रोजन सबके पास होगा, नंबर में ज्यादा या कम, लेकिन हाइड्रोजन सबके पास होना ही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, तो ऑल एसिड्स हैव H+ आयन इन कॉमन। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन इन सॉल्यूशन। एसिड्स के पास क्या होता है? H+ आयन वो लोग प्रोड्यूस करते हैं कभी भी जब वो लोग क्या कहा जाते हैं? एक्वस मीडियम में जाते हैं। तो एसिड्स प्रोड्यूसेस H+ आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक नेचर। ठीक है, तो कभी भी आप एसिड को क्या कर दो, किसी भी सॉल्यूशन में डाल दोगे तो H+ आयन को वो रिलीज करेगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सारे एसिड्स के साथ कॉमन प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बेसिस में कॉमन क्या होता है। तो ऑल बेसिस हैव कॉमन। तो बेसिस में क्या कॉमन होता है? पहला होता है कि सारे बेसिस के पास OH- आयन होता है। बिल्कुल होता है। आप कोई भी एक बेस देख लो, लाइक आप NaOH देख लो, लाइक आप KOH देख लो, लाइक आप CaOH होल ट्वाइस देख लो, लाइक आप MgOH होल ट्वाइस देख लो। सबके पास आपको क्या दिखेगा? सबके पास आपको OH तो दिखना ही दिखना है। ठीक है, तो सबके पास आपको क्या दिखेगा? आपको OH तो दिखना ही दिखना है। तो OH कॉमन होता है। इसके बाद क्या होता है कि दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि दिस OH- आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। कोई भी बेस अगर है तो उसके पास OH- है, और यही OH- रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बेसिक नेचर के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक होता है कि सारे बेसिस में ये चीज कॉमन होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि एसिड इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड्स वाटर के सॉल्यूशन में कैसे होते हैं? तो देखो, एसिड्स के पास क्या होता है? एसिड्स H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं, और ये H+ आयन वाटर में जाता है, और वाटर में जाकर के वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट दिस H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन। देखो, ये यहाँ पे एक चीज आप पढ़ोगे जब आप क्लास 11th में जाओगे, लोन पेयर्स के बारे में। तो H+ क्या होता है? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक कर जाता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो हाइड्रोजन जाकर के उसके लोन पेयर पे अटैक कर जाता है। तो हाइड्रोजन उसके लोन पेयर पे अटैक कर जाता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा देता है, और ये आकर के अटैच हो जाता है। तो आप देख लो इस चीज को ऐसे, आप देख लो कि ये हो गया आपका एक वाटर H2O, जिसके पास H+, जिसके ऊपर रिएक्शन करने के लिए आ रहा है। ये H+ क्या करता है? इसके इस इलेक्ट्रॉन पे अटैक करता है। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर अटैक करता है। तो अटैक करेगा तो कैसा बन जाएगा? देखो, यहाँ पे आके कौन लग गया? यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग गया, और इलेक्ट्रॉन देखो अब ऐसे हो गया, है ना। H+ के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे लेकर के एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन के पास जहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन था, अब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? हाइड्रोजन के पास चला गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यही H3O+ जो यहाँ पे दिखाया गया है, H3O+ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। कभी भी अगर एसिड को हम लोग एक्वस मीडियम में, मतलब वाटर के साथ डालते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होना ही होना है। ठीक है, चलिए, इसमें एक चीज पे आपको ध्यान देना है कि कभी भी अगर आप एसिड से वाटर को मिक्स करते हो तो वो एक तरह का हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आपको कैसे मिक्स करना है, इस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। लिख देते हैं, व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड। डाइल्यूटिंग एसिड मतलब कि एसिड में हम लोग वाटर डाल रहे हैं। ठीक है, व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, है ना। एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड को आप वाटर में डालो। आप ये बेवकूफी मत कर दो कि आप वाटर को एसिड में मत डालने जाओ, ये बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी।
क्योंकि द प्रोसेस इज डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर, ठीक है, इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। अब बहुत ज्यादा जब हीट प्रोड्यूस होता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, आप जल जाओगे, है ना, जो बॉडी पार्ट आपका वहां कांटेक्ट में आएगा वो बॉडी पार्ट आपका मतलब डैमेज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है भाई कि कभी भी अगर डाइल्यूटिंग कर रहे हैं, मतलब एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, तो हमेशा एसिड को वाटर में डालिए, वाटर को एसिड में कभी डालने की गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? तो strength of acids or bases can be estimated using universal indicator. It is a mixture of several indicators. It shows different colors at different concentration of H plus ion present in the solution, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक तरह का इंडिकेटर होता है जो बहुत सारा एसिड और बेसिस से मिलकर के बनाया जाता है, बहुत सारे कंपाउंड से मिलकर के बनाया जाता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स होता है, जिसको हम पीएच बेसिकली बोल देते हैं। पीएच स्केल है ये, क्या है, एक तरह का पीएच स्केल होता है। इससे हम लोग हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग मीडियम में मेजर कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से हम हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग मीडियम में, अलग अलग सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को यूनिवर्सल इंडिकेटर के यूज से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई ये पीएच स्केल होता क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या। तो पीएच स्केल इज अ मेजरिंग ऑफ H plus ion concentration in a solution. It have readings from 0 to 14. आप इस बात पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, 0 से 14 तक का एक रीडिंग होता है पीएच स्केल में, है ना। अब पीएच स्केल क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0 से 14 तक का एक रीडिंग है, ठीक है। ये 7 जो होता है, 7 जब हम लोग बोलते हैं कि पीएच का वैल्यू 7 है, इसका मतलब होता है कि न्यूट्रल है, सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। पीएच का वैल्यू जब 7 से कम होता है तो हम लोग बोलते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और पीएच का वैल्यू जब 7 से ज्यादा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर गया और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो 7 न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक है, 7 से ज्यादा बेसिक है। क्लियर है मेरी बात। ये हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये सब हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, ये 10 to the power -0 होता है, 10 to the power -1 होता है, 10 to the power -2 होता है, 10 to the power -3 होता है, -4, 10 to the power -5, 10 to the power -6, 10 to the power -7। देखो ये ऐसा होता है, ये हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ उस अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 10 to the power -14 रहेगा, यहाँ पे 10 to the power -13 रहेगा। तो इस साइड में आपको क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, 10 to the power -14 -13 ऐसा है, और इस साइड में क्या है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे 10 to the power -1 -2 है। तो इस साइड में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ही तो बताता है कि एसिडिक है या बेसिक है। ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो एसिडिक, कम हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो बेसिक। तो यहाँ पे देखो इस साइड में हमको क्या दिख रहा है कि इस साइड में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इस साइड में जाते हुए हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। बस यही होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग एक और बात करते हैं पीएच को लेकर के, जो होता है कि पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक है, और पीएच मोर देन 7 है तो बेसिक है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताएं हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के, तो देखो यहाँ पे बता दिया गया है, कोई भी एक जब सॉल्यूशन होता है, कोई भी एक एसिड होता है या बेस होता है, तो उसके पास H+ आयन भी होता है, OH- आयन भी होता है। जो एसिड होता है उसके पास H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ब्लू वाला जो आपको सेट दिख रहा है, ये ब्लू वाला सेट आपको H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है, और ये जो व्हाइट वाला सेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाइट वाला सेट जो आपको दिख रहा है, ये व्हाइट वाला सेट आपको क्या बता रहा है, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। तो अब देखिए पीएच से जब आप इस साइड में बढ़ते हैं, पीएच से जब आप पीएच स्केल में जब आप 7 से 14 की तरफ जाते हैं, तो देखिए व्हाइट सेट ज्यादा है, और देखिए आपका जो ये है ब्लू सेट है वो कम होते जा रहा है। तो ब्लू सेट कम होते जा रहा है और व्हाइट सेट बढ़ते जा रहा है, तो मतलब OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में बढ़ रहा है, और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपका कम हो रहा है। देखो ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखो धीरे धीरे नैरो होते चला जा रहा है, कम होते चला जा रहा है ना, और OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है।
तो बस आपको कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज पे ध्यान रखना, अभी जो हम लोग बात की, ठीक है, ये जो इमेज है उसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये एक तरह का डिवाइस होता है, ठीक है, ये एक तरह का डिजिटल डिवाइस होता है जिससे हम लोग पीएच के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर पाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पीएच का वैल्यू एक जगह 4.4 बताया है, तो ये एक डिजिटल डिवाइस है। बेसिकली आरओ वाले जो होते हैं ना, वाटर वाले जो आते हैं घर पे एक्वागार्ड लगाने के लिए, उन लोगों के पास ये चीज होता है, आरओ वालों के पास रहता है। वो लोग वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं इस डिजिटल मशीन से, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट पीएच। देन हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हम लोग के डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो कुछ एक, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। दे नीड स्पेसिफिक पीएच टू देयर हेल्दी ग्रोथ, है ना। हर एक प्लांट और एनिमल्स का जो ग्रोथ होता है वो एक स्पेसिफिक पीएच के अंडर में होता है। तो वो पीएच का वैल्यू जब बहुत अच्छा रहेगा तो उनका ग्रोथ काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग एक चीज जानते हैं कि भाई, एक चीज हम लोग देखते हैं कि पीएच का रेंज अगर प्रॉपर मिलेगा तो किसी भी प्लांट और एनिमल का ग्रोथ प्रॉपर वे में होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं पीएच ऑफ आवर स्टोमच इज अबाउट 1 और 2। कभी भी जब हम लोग कोई खाना इनहेल करते हैं, खाना जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग के स्टोमच में HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हम लोग का स्टोमच क्या करता है, HCl प्रोड्यूस करता है, HCl एसिड को प्रोड्यूस करता है। अब HCl एसिड को प्रोड्यूस करता है तो पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 से कम होने लगता है। और प्रोबेबली ये देखा जाता है 1 और 2 है, लेकिन ये देखा जाता है 1.5 से 3.5 के बीच में। पीएच का रेंज क्या होता है, 1.5 से 3.5 के बीच में हम लोग का स्टोमच का रेंज होता है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। खाना लेने के 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, खाना लेने का 5 घंटे बाद, ऐसा ये डिपेंड करता है, ठीक है। जब लेते हैं तब काफी ज्यादा होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या है कि पीएच कॉजेज टूथ डिके व्हेन पीएच ऑफ आवर माउथ इज लोअर देन 5.5। देखो, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग का जो फूड सप्लीमेंट्स होता है वो क्या होता है, माउथ में चारों तरफ टीथ में बैठ जाता है, ठीक है। तो हम लोग को बोला जाता है कि उसको ब्रश करके हटा दो। अगर हम उसको ब्रश करके नहीं हटाएंगे तो वो फूड सप्लीमेंट्स क्या करेगा, यहाँ पे जमा रहेगा टीथ के ऊपर में, और टीथ के ऊपर में जमा रहेगा तो वो लोग क्या कर देगा, वहां पे एसिड बनाने लगेगा। जब वहां पे एसिड बनने लगेगा तो पीएच का वैल्यू जो होगा, वो पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। हम लोग का बॉडी जो होता है वो 7 के आसपास का पीएच रखता है, 7 to 7.5 का पीएच रखता है। जब उससे कम होने लगेगा तो पीएच का वैल्यू बढ़ने लगेगा। जब पीएच का वैल्यू बढ़ने लगेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टूथ जो है वो डिके करने लगेगा, दांत हम लोगों का खराब हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाने के बाद तुरंत संग संग ब्रश कर दो, है ना, ठीक है। तो डेली ब्रश किया करो, नहीं तो टूथ डिके हो जाएगा, ओके। और पीएच का एक एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर भी हो जाएगा, तो गिनी पिग मत बनो, ब्रश करो। इसके बाद when the pH of rain is less than 5.6 it is called acid rain। अगर जो बारिश होती है तो सुने होंगे एसिड रेन होता है। तो एसिड रेन में जो पीएच होता है वो क्या होता है, 5.6 होता है, ठीक है। 5.6 से कम होता है। जब बारिश के पानी का हम लोग पीएच अगर मेजर करते हैं 5.6 से कम है तो हम लोग बोलते हैं कि एसिड रेन है, और एसिड रेन हम लोग के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो एसिड रेन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कुछ सेल्फ डिफेंस में यूज करते हैं। तो एनिमल्स जैसे कि मान लो एक बी ले लो, ठीक है। तो एक बी है या एंट है, ठीक है, एंट ले लो या आप बी ले लो। तो बी क्या या एंट जब हम लोग को काटते हैं, जब हम लोग को बाइट करते हैं तो अपने स्टिंग को क्या करते हैं, हमारे मसल्स में छोड़ देते हैं। हमारे मसल्स के अंदर में स्टिंग को वो लोग डाल के छोड़ देते हैं, टूट जाता है उन लोगों का स्टिंग। और वहां उन लोगों के स्टिंग से ना फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड रिलीज होना शुरू करता है ना। क्या रिलीज करता है, मिथानोइक एसिड। और मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है जो हम लोग के मसल्स में रिएक्ट करना शुरू करता है। और मसल्स में जब रिएक्ट करता है तो हम लोग को बहुत दर्द होता है। तो देखो, जब भी बी बाइट करता है तो हम लोग को काफी पेन होता है ना। थोड़ी देर बाद क्या होता है, मिथानोइक एसिड हम लोग के मसल्स में आने लगता है, और मसल्स में आता है तो हम लोग को बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, काफी कम होता है, ठीक है। मतलब वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल बिहेवियर्स ऑफ एसिड एंड
बेसिस। ठीक है, तो हम लोग सॉल्ट देखेंगे। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक तरह का आयनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस से बनता है। ठीक है, कभी भी अगर कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोगों ने कुछ पहले बात किया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखें HCl एक एसिड NaOH एक बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो NaCl एक सॉल्ट बनाएगा और साथ में H2O रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड बना NaCl यही है सॉल्ट। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट्स को हम लोग सॉल्ट कहते हैं, बोल सकते हैं हम इस तरह से इसको। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे कि केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट से बनने वाले कुछ केमिकल्स, जिन केमिकल्स का हम लोग को यूजेस के बारे में जानना है। तो यहाँ पे 5 केमिकल्स हैं जो हम लोग के एनसीईआरटी सिलेबस में दिए गए हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, जनरल फार्मूला NaOH होता है। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर जिसकी जनरल फार्मूला CaOCl2 होती है। तीसरा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? ये होता है NaHCO3, इसकी जनरल फार्मूला क्या है? NaHCO3, जिसका नाम होगा, केमिकल नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, देखिए Na है सोडियम, H है हाइड्रोजन और CO3 रेडिकल है तो कार्बोनेट कहते हैं इसको। तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फोर्थ है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जनरल फार्मूला Na2CO3.10H2O होता है। यहाँ पे देखो एक डॉट दिया गया है, डॉट 10H2O है। ये डॉट देकर के H2O लिखा जा रहा है, इसका मतलब होता है कि वाटर को क्रिस्टलाइज कर दिया गया। ठीक है, कंपाउंड क्या है? क्रिस्टल कंपाउंड है, वाटर इसको क्रिस्टल कर रहा है। तो यहाँ पे 10 वाटर आ रहे हैं क्रिस्टल करने के लिए Na2CO3 को, तो हम लोग क्या लिख देंगे? Na2CO3.10H2O। ठीक है, जिसका केमिकल नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। देखो Na2CO3 है तो इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। और ये जो डॉट 10H2O है तो 10 को हम क्या बोलते हैं? डेका, और H2O को यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। तो डेका हाइड्रेट क्या बोल देंगे पूरा नाम? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्लियर है मेरी बात? गुड। चलो नेक्स्ट है फिफ्थ कंपाउंड, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में हम लोग POP कहते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना? नाम सुने होंगे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज कहाँ पे देखते हैं? तो ज्यादातर यूज इसका देखा जाता है आपके घर के वॉल के ऊपर में, वॉल पे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। ठीक है, वॉल को स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। देखो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .12H2O। हाफ H2O को हम क्या कहते हैं? हेमी हाइड्रेट कहते हैं। जब हम लोग हाफ लिखते हैं तो हाफ को हेमी कहते हैं और H2O के लिए भी हमने बताया आपको हाइड्रेट कहते हैं। तो इसका जनरल केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? केमिकल नेम क्या हो जाएगा? केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, अब ये जो पांचों कंपाउंड्स हैं, इन पांचों कंपाउंड्स को एक एक करके हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। अगला कंपाउंड है हम लोग के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये क्या होता, कैसे बनता है? NaOH कैसे बनता है? तो when electricity is passes through an aqueous solution of NaCl, देखिए इलेक्ट्रिसिटी को जब हम लोग पास करवाते हैं फ्रॉम द aqueous solution, aqueous solution समझते हैं जहाँ पे वाटर रहे, है ना? तो aqueous solution of NaCl it decompose to form NaOH, है ना? अगर हम लोग NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में डाल देते हैं तो वो क्या होता है? NaOH का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए 2NaCl प्लस 2H2O बनेगा 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में डालते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट में डाल दें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग NaCl इलेक्ट्रोलाइट को डाल देते हैं वाटर के साथ में, और वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो NaCl ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करके Na प्लस और Cl माइनस में बन जाता है, और वाटर भी ब्रेक कर जाता है, H प्लस और OH माइनस में बन जाता है। अब कैटायंस कैथोड पे चले जाते हैं और एनायंस एनोड पे चले जाते हैं। तो कैथोड के ऊपर में आपका Cl2 गैस निकलेगा और एनोड के ऊपर में आपका Cl2 गैस निकलेगा, और कैथोड के ऊपर में H2 गैस रिलीज होगा, और आप देखो तो कैथोड के ऊपर में ही आपका NaOH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में रिएक्शन हो रहा है, केटायंस कैथोड के पास, एनायंस एनोड के पास में, और यहाँ पे आपका कैथोड के ऊपर में आपको ध्यान रखना है कि कैथोड के ऊपर में आपका NaOH का फॉर्मेशन होता है, और कैथोड के ऊपर में क्या होता है, H2 गैस भी रिलीज होता है, और एनोड के ऊपर में Cl2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं NaCl के एक्वस मीडियम के साथ में, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग NaOH का फॉर्मेशन NaCl से कर देते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या है, NaOH का यूज क्या है, तो इसके यूज को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H2 निकला है, तो H2 क्या होता है कि H2 जो होगा तुम्हारा, H2 जो यहाँ पे आपका कैथोड के ऊपर में निकला है, ये H2 का यूज करते हैं फ्यूल के जैसा। ठीक है, फ्यूल के जैसा हम लोग इसको यूज करते हैं। दूसरा जो होता है Cl2 रिलीज हुआ है एनोड के ऊपर में, तो Cl2 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं, पीवीसी बनाने में करते हैं, या CFCs बनाने में करते हैं। आपका वाटर के ट्रीटमेंट में हम लोग Cl2 का यूज करते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है आपका पाइप वाइप जो आता है पीवीसी का, उसको बनाने में करते हैं। CFC ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यहाँ पे भी देखो एक C, ये C होता है क्लोरो, तो यहाँ पे क्लोरीन का यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में। ठीक है, तो H2 का यूज देखे, Cl2 जो यहाँ पे रिलीज हुआ कैथोड के ऊपर में, उसका यूज देखे। अब कैथोड के ऊपर में NaOH यूज हुआ था, तो NaOH का यूज हम लोग करते हैं कहां पे, इसको हम लोग यूज करते हैं मेटल्स को ग्रीसिंग करने में, डीग्रीसिंग करने में, मेटल्स को डीग्रीसिंग करने में। ठीक है, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, NaOH का यूज हम कहां करते हैं, मेटल्स को डीग्रीसिंग करने में, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में, इन सब जगहों पे NaOH का यूज किया जाता है। ये जो Cl2 प्लस NaOH combines use as bleaching fabrics, combined use as bleach fabrics। ठीक है, ये Cl2 प्लस NaOH जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है NaOCl प्लस NaCl। ठीक है, प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। तो आप ध्यान देंगे कि NaOCl जो होता है ये क्या होता है, ये भाई आपका ब्लीच फैब्रिक्स का काम करता है। ठीक है, चलिए, तो ये दिस इज ऑल अबाउट NaOH। देन अगला कंपाउंड हम लोग देखें वो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग का क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसकी केमिकल फार्मूला क्या होती है, CaOCl2। ठीक है, आप याद रखिएगा इसका केमिकल फार्मूला। इसमें हम बात करें कि इट इज produced by the action of chlorine on dry slagged lime। आपका ये स्लैग्ड लाइम क्या होता है, ये होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, आपको याद रखना है CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन अगर हम लोग Cl2 के साथ में करवा देते हैं तो क्या बनता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, CaOCl2 का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दे दिया गया है। केमिकल रिएक्शन में क्या है, Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या बन जाता है आपका, आपस में एक्शन करके ये बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर देखिए यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन आप देख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो ड्राई स्लैग्ड लाइम को जब हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं क्लोरीन के साथ में, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके और क्या बना देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इन कंपाउंड्स का यूज क्या है ना, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का पहला यूज जो होता है वो होता है कि कॉटन और लिनन इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल्स में इसको यूज किया जाता है कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए, है ना, कॉटन और लिनन को ब्लीच करने में इसका यूज किया जाता है। पहला सबसे अच्छा इसका यूज देखा गया। दूसरा क्या है कि वुड पल्प को ब्लीच करने में, है ना, इन पेपर इंडस्ट्रीज। तो पेपर फैक्ट्रीज में जहां से हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी से हम लोग पेपर्स को बनाते हैं। अब जो लकड़ी के पल्प्स होते हैं, वुड्स के जो पल्प्स होते हैं, उन पल्प्स को ब्लीच किया जाता है और ब्लीच करने में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ये सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके सेल्फ रिड्यूस हो सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा अच्छा एक्ट करता है, तो फिर हम इसको केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में भी इसको यूज में लाया जाता है। जहां पे बड़े बड़े से टैंक्स होते हैं,
जो हम लोग के सोसाइटीज़ में वाटर सप्लाई करते हैं स्ट्रीट्स में, तो वहाँ पे जो बड़े टैंक्स होते हैं उन बड़े टैंक में वाटर को ब्लीच कर दिया जाता है ताकि वाटर में कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग बात करें, दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, NaHCO3। ठीक है, ओके, तो हम लोग बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन देखते हैं, बेकिंग सोडा को कैसे बना सकते हैं। तो इट फॉर्म्ड व्हेन CO2 पास्ड थ्रू एक्वस सोडियम क्लोराइड। देखिए, एक्वस सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब क्या है कि NaCl जो है वो H2O के साथ में है, तो एक्वस सोडियम क्लोराइड के ऊपर में जब हम लोग CO2 को पास करवाते हैं NH4 के साथ में, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपका फॉर्म कर देगा NH4Cl प्लस NaHCO3। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, NaHCO3 का प्रिपरेशन करते हैं जब CO2 को पास करवाते हैं हम एक्वस सोडियम क्लोराइड के साथ में। ठीक है, तो आपका NaHCO3 का प्रिपरेशन हो जाता है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो होता है एक तरह का माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। नॉन कोरोसिव बेस होता है मतलब कि जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है कि व्हेन इट हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग इट फॉर्म्ड सोडियम कार्बोनेट एंड CO2। इट फॉर्म्ड सोडियम कार्बोनेट एंड CO2। ठीक है, तो CO2 रिलीज होता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है और CO2 रिलीज होता है और साथ ही साथ H2O का भी फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, NaHCO3 को अगर हीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, NaHCO3 को अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट कब करते हैं, कुकिंग के टाइम पे, है ना। तो अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ ही साथ में ये CO2 प्लस H2O भी बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, आपको ध्यान क्या देना है कि व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 एंड CO2 रिलीजेस। ठीक है, CO2 रिलीज करता है और साथ ही साथ क्या होता है, H2O का भी फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये केमिकल रिएक्शन ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका यूज देखते हैं कि इसका यूज क्या है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का फर्स्ट यूज होता है आपका ब्रेड्स बनाने में। बेकिंग सोडा का फर्स्ट यूज होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, तो मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। अगर हम बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, ये NaHCO3 को टार्टरिक एसिड के साथ में मिला देते हैं। टार्टरिक एसिड एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड होता है। अगर हम लोग इस दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। कब, जब हम लोग बेकिंग सोडा को टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेकेंड हम बात करें इसके यूज में कि व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विथ वाटर CO2 इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, CO2 प्रोड्यूस होता है कभी भी जब हम लोग बेकिंग पाउडर को हीट कर देते हैं, है ना। बेकिंग पाउडर को जब हीट कर देते हैं या फिर मिक्स करते हैं हम लोग वाटर के साथ में, तो CO2 प्रोड्यूस होता है। अब ये जो CO2 प्रोड्यूस होता है ना, ये CO2 क्या होता है, ये CO2 जो हम लोग ब्रेड या केक बनाते हैं, ब्रेड या केक बनाते हैं, उस ब्रेड या केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में हेल्प करता है। देखो, कभी भी हम लोग ब्रेड और केक बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा जाकर के वाटर के साथ में मिक्स होता है और वाटर के साथ मिक्स होकर के CO2 प्रोड्यूस करता है, और उसी CO2 के वजह से वो ब्रेड या केक जो होता है वो सॉफ्ट और स्पंजी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बहुत अच्छा यूज देखा जाता है। देन क्या है कि ये एंट एसिड्स इंग्रेडिएंट के जैसा एक्ट करता है, एक्ट्स एज एन इंग्रेडिएंट इन एंट एसिड। देखो, एंट एसिड क्या होता है, एंट एसिड होता है कभी भी जब हम लोग ज्यादा कुछ खा लेते हैं तो हम लोग का स्टोमच में एसिडिटी हो जाता है। उस एसिडिटी को कम करने के लिए, उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग बेसिकली इनो का यूज करते हैं। इनो हम लोग लेते हैं, तो उस इनो में हम बोल सकते हैं कि बेकिंग सोडा एक इंग्रेडिएंट होता है ना। वो इनो में बेकिंग सोडा भी होता है। वो क्या करता है, आपका एसिडिटी को कम कर देता है। ठीक है,
तो देन क्या है कि यूज्ड इन सोडा एसिड्स एंड फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है, यूज्ड इन सोडा एसिड्स एंड फायर एक्सटिंग्यूशर। कभी भी अगर आग बुझाने वाला जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो फायर एक्सटिंग्यूशर उसको बोलते हैं। उसके अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में बेकिंग सोडा होता है। फायर एक्सटिंग्यूशर में बेकिंग सोडा क्यों होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा CO2 प्रोड्यूस करता है, और CO2 क्या होता है, CO2 आपका आग को बुझाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है ना। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेकिंग सोडा। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जनरल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ये तो बता चुके हैं डेकाहाइड्रेट क्यों है, क्योंकि 10 हाइड्रोजन होता है, 10 वाटर होता है यहाँ पे, तो 10 के लिए डेका और वाटर होता है, तो वाटर के लिए हाइड्रेट वर्ड को यूज करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है। ये क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, देखो अभी हम लोग बात किए थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट कर देते हैं तो क्या करता है, Na2CO3 का फॉर्मेशन करता है। इस Na2CO3 का जो फॉर्मेशन होता है, इस Na2CO3 को अगर हम लोग रिक्रिस्टलाइज करते हैं, मतलब वाटर डाल करके क्रिस्टलाइज कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, आपका Na2CO3.10H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करवा देते हैं वाटर के साथ में, तो आपका क्या बन जाता है, ये जो Na2CO3 होता है, ये Na2CO3 फटाफट क्या बन जाता है, आपका फटाफट आपका वॉशिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं। देन है यूज इसका, ये वॉशिंग सोडा का यूज क्या कर सकते हैं, तो वॉशिंग सोडा को हम लोग यूज में ला सकते हैं इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरॉक्स, देखो बोरॉक्स एक कंपाउंड होता है, आगे आप जाकर के पढ़ोगे क्लास 11th में, तो उस बोरॉक्स के प्रिपरेशन में आपका वॉशिंग सोडा का बहुत यूज होता है, ठीक है। फिर क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज में जैसे कि हम लोग जो भी घर में जो भी सफाई करते हैं कपड़े की या किसी भी चीज की जो हम लोग सफाई करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक पर्पज में इसको क्लीनिंग एजेंट के जैसा यूज किया जाता है। देन क्या होता है कि रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके 4 यूज हैं, चारों यूज आप एक बार देख लीजिए। ये इधर से क्वेश्चंस हमेशा देखे जाते हैं, ठीक है ना। ये जो 5 कंपाउंड्स हैं सॉल्ट्स के, ये पांचों कंपाउंड के यूज के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, POP। इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। हाफ H2O को हम हेमीहाइड्रेट कहते हैं, और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, तो क्या बोल देंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या होता है, ये होता है कि जिप्सम एक कंपाउंड है, देखो जिप्सम एक कंपाउंड होता है ना। जिप्सम क्या होता है, बहुत ही एक हार्ड कंपाउंड होता है, बहुत ही टफ कंपाउंड होता है। तो जिप्सम को जब हीट कर देते हैं, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो CaSO4.2H2O जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं एट 100 डिग्री C, 100 डिग्री C मतलब 373 केल्विन के ऊपर में, तो ये क्या करता है, लूज करता है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पे जो 2H2O है ना, ध्यान दो, ये जो 2H2O है, 2H2O में से क्या होता है, 1.5 मतलब 1.5 मॉलिक्यूल वाटर चला जाता है, तो हाफ H2O रह जाता है, तो क्या बन जाता है, CaSO4.12H2O मतलब हेमीहाइड्रेट बन गया, ठीक है। तो क्या होता है भाई कि इट लूजेस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है भाई, CaSO4.12H2O। तो देखो CaSO4 यहाँ पे भी था और CaSO4 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 2H2O से हाफ H2O चला, 1.5 H2O चला गया, तो हाफ H2O रह गया, तो क्या बन गया, CaSO4.12H2O, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एक व्हाइट पाउडर होता है, और इसको अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ में, अगर हम लोग इस प्लास्टर ऑफ पेरिस जो व्हाइट पाउडर है उसको वाटर के साथ में मिक्स कर देते हैं, तो वाटर के साथ में मिक्स करने पे वो फिर से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे वाटर के अंदर में डालोगे तो वाटर के साथ वो रिएक्ट कर देगा। अब वो वाटर जिप्सम से वाटर को रिलीज किए थे तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था, अब उसमें वाटर को अगर ऐड कर देंगे तो फिर से जिप्सम बन जाएगा। तो देखो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस,
है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O, और इसमें अगर हम लोग 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 H2O पर हम लोग डाल देते हैं, तो 1.5 H2O को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इधर था और 1.5 इधर से आ गया, तो 2 हो जाएगा, तो 2H2O बन जाएगा। जैसे ही वो CaSO4.2H2O बन जाएगा, वो फिर से क्या बन गया, फिर से वो जिप्सम बन गया, है ना, जिप्सम बन गया, तो जिप्सम बन गया फिर से, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका बहुत यूज होता है ना, पीओपी का बहुत ब्रॉडली यूज किया जाता है। पहला तो यूज होता है कि मेडिसिन लाइन में यूज होता है इसका, डॉक्टर्स यूज पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। कोई भी हड्डी जब टूट जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि हड्डी टूट गया तो प्लास्टर कर दिए, प्लास्टर कर दिए मतलब क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिए, ठीक है, पीओपी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं बोन्स को सपोर्ट देने के लिए, ब्रेकिंग मतलब टूटे हुए बोन्स को सपोर्ट देने के लिए, फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, है ना। बहुत सारे घर में देखो जो छोटी छोटी हम लोग मूर्तियां खरीदते हैं, जैसे लाफिंग बुद्धास खरीदते हैं, या फिर छोटे छोटे बहुत सारे हम लोग स्टैचूज को खरीद करके और घर में लगाते हैं। तो वो जो स्टैचूज होते हैं, वो स्टैचूज क्या होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते हैं, ठीक है। तो टॉयज को बनाने के लिए या डेकोरेशन के, घर के डेकोरेशन के लिए जो हम लोग फॉल्स सीलिंग बनाते हैं अपने घर में, तो फॉल्स सीलिंग बनाते हैं तो वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है, ठीक है। तो इन सब में इसका यूज होता है। देन फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, हम लोग दीवार के ऊपर में लगा देते हैं पीओपी को, है ना, पीओपी हम लोग दीवार पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है, वॉल के ऊपर सीमेंट करके उसके ऊपर पीओपी का 2, 3, 4 कोट दे दिया जाता है, जिससे वॉल क्या होता है, स्मूथ हो जाता है ना। तो इन सब में पीओपी का यूज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्ट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे इस चैप्टर्स का और एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, विश यू गुड लक।